से मानसरोधक खंड की व्याख्या करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। भारतीय संस्कृति की सौंदर्य चेतना के निर्माण में सूफी साहित्य का विशिष्ट योगदान रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काव्य की सूफी प्रेमाख्यान कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी कृत पद्मावत सूफी साहित्य की कालजयी रचना है। पद्मावत की लोक चेतना में पद्मावत, पद्मावती अथवा पद्मिनी के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनकी इस रचना के कई खंड हैं और उसका एक प्रमुख खंड या महत्वपूर्ण खंड मानसरोधक खंड है। मानसरोधक खंड में कुल 8 छंद हैं। एक छंद के अंतर्गत चौपाई और दोहे हैं। इस खंड की कथा यह है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोदक अर्थात मानसरोवर में स्नान करने जा रही है और वहां अपने सखियों के साथ वह जो क्रीड़ा करती है उसी का चित्रण कवि ने अत्यंत सुंदर शब्दों में किया है। आइए हम उसका पहला छंद पढ़ें। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करनारस बेली। कोई सुगुलाब सुदर्शन राती, कोई बकावरी बकूचन भांति। कोई सुमौल सिरी पुह पावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगारहार नागेसर। कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। चली सबय मालती संग, फली कमल कुमोद। बेधी रहे गन गंधारव, बास परम दामोद। आइए सबसे पहले हम इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थों को देखें। एक दिवस पुण्योतिथि आई। एक दिवस अर्थात एक दिन, पुण्यो अर्थात पूर्णिमा, तिथि मतलब तारीख, पूर्णिमा की तिथि आई। मानसरोदक चली नहाई। मानसरोदक अर्थात मानसरोवर, चली नहाई अर्थात नहाने चली। पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती ने सब सखियों को बुला लिया। जनु फुलवारी सबय चली आई। ऐसा लग रहा था, जनु मने जानो या मानो, फुलवारी मतलब बागीचा, फूलों की बाड़ी, सबय सबय मतलब सभी, चली आई। ऐसा लग रहा था कि एक फुलवारी ही चली आ रही हो अपने फूलों के संग। और आगे की पंक्तियों में कवि परिगणन शैली का प्रयोग करते हुए कई फूलों के साथ इन कुमारियों की तुलना करता है। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई चंपा है तो कुंद सहेली है। कोई सुकेत, केत मतलब केतकी, कोई मानो सुंदर केतकी है। करना, यह भी एक फूल है, कोई करना है। कोई रस बेली के समान है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई जो है गुलाल के समान सुदर्शन राती, राती मतलब लाल है। कोई सो बकावरी बकूचन भांति, सो बकावरी अर्थात बकावरी फूल के, बकूचन का मतलब गुच्छों की भांति। कोई उसकी सखी बकावरी फूल के गुच्छों के समान है। कोई सुमौल सिरी, कोई मानो मौल सिरी है। कोई पुष्पावती यानी पुष्पावती है। कोई जाही जूही सेवती, और कोई लगता है जूही के समान है। कोई सोनजरद, कोई केसर, कोई सोनजरद फूल के समान है, सुनहला लाल फूल, और कोई केसर के फूल के समान है। कोई सिंगार हार, कोई मानो हार हर सिंगार के
फूल के समान है और कोई नागेसर के समान है, कोई कूजा सदबर्ग चमेली और कोई कूजा फूल के समान है, जंगली गुलाब के फूल के समान है सफेद सदबर्ग चमेली, और कोई सफेद चमेली की तरह है, कोई कदम के फूल के समान है सुरस रस बेली, और कोई सुंदर रस से भरी बेली के समान है। चले सबय मालती संग, ये सभी मालती भी एक फूल है जो पद्मावती के लिए कहा गया है कि वह मालती फूल जैसी पद्मावती के साथ सभी चली फूली कंवल कुमुद, और वो कैसे प्रसन्न है जैसे कमल और कुमुदनी प्रसन्न होती हैं। बेधि रहे गण गंधारव, बेधि मतलब विध जाना, गण गंधारव मतलब गण और गंधर्व, बास परमा, बास मतलब सुगंधि, परम दामोद मतलब परम आनंद। यह तो हुआ शब्दार्थ। अब आइए हम इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। पहला छंद अत्यंत सीधा और सहज है। कवि यहाँ पर पद्मावती जब अपने सखियों के साथ दल बल के साथ मानसरोवर में नहाने जा रही है, उसके दृश्य का अंकन कर रहा है। वह उनकी तो पद्मावती के साथ चलने वाली सखियों की तुलना तरह तरह के फूलों से करता है। कवि कहते हैं कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि को पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली। उसने अपनी सभी सखियों को भी आमंत्रित किया। वे सखियां जब एक साथ चलीं तो ऐसा लग रहा था मानो कोई फुलवारी ही मानसरोवर के तट की ओर चली जा रही है, क्योंकि सखियां जो हैं उन्होंने तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, तरह तरह के आकर्षक आभूषण धारण किए हैं, और वो देखने में भी विविध प्रकार की हैं। कवि ने इन स्त्रियों की उपमा विभिन्न प्रकार के फूलों से दी है। वह कहते हैं कोई कोई बकावली के गुच्छे के समान सुंदर है, कोई चंपा के समान है, कोई कुंद के समान है, कोई सुंदर केतकी के, कोई करना तो कोई रसबेली के समान है, कोई लाल गुलाल के समान सुंदर दिखने वाली है, कोई मौल सिरी के समान है, कोई यहाँ जूही के फूल के समान है, तो कोई सोन जरत के समान, तो कुछ देखने में हर श्रृंगार के समान है, कुछ सखियां नाग केसर के समान सुशोभित हैं, कोई कूजा अर्थात सफेद जंगली गुलाब जैसी हैं, तो कोई सदबर्ग अर्थात हजारा फूल के जैसी है, तो कोई चमेली के सदृश है। और अंत में कवि कहता है कि देखिए तो कोई कदम के फूल के समान रसबेली जैसी है। यहाँ कवि ने हर तरह के फूलों का नाम गिना दिया है। भारतीय साहित्य में इसे परिगरण शैली कहा जाता है। सभी सखियां पद्मावती के साथ चली, ऐसा लग रहा था कि पद्मावती कमल है और सखियां कुमुदनी हैं जो कमल को देखकर खिल गई हैं। इन सखियों की शोभा और सौंदर्य को देखकर गण और गंधर्व भी उनकी सुगंध से बिंधकर परम आनंदित हो गए हैं। अर्थात सखियां जो बात करते हुए, हंसते हुए, क्रीड़ा करते हुए मानसरोवर की ओर चली जा रही हैं, उनका सौंदर्य इतना अनुपम है कि सामान्य मनुष्य तो है ही, अगर गण और गंधर्व की दृष्टि भी उन पर पड़ती है तो वो भी उस सौंदर्य से बिंधकर रह जाते हैं। अब आइए इसमें हम विशेष की आलोचना करें। अगर विशेष की ओर देखें तो जायसी ने इस प्रकरण की योजना कौमार अवस्था के स्वाभाविक उल्लास और मायके की स्वच्छंदता की व्यंजना के लिए की है। दूसरी बात, यहाँ विविध प्रकार की नायिकाओं का चित्रण है जो मानो उपवन के विविध फूलों के समान हैं। अगर छंद देखें तो यह दोहा चौपाई छंद है। यह कविता पूरी पद्मावत ही
अवधी भाषा में रचित है। कवि ने 5-5 अर्धालियों के पीछे या 7 चौपाई, 2 अर्धालियों के पीछे 7 चौपाइयों के पीछे एक दोहे का क्रम रखा है। आप ऊपर देखिएगा, 7 चौपाई है, उसके बाद दोहा है। स्वाभाविक रूप से इसमें श्रृंगार रस है। भाषा अवधी है। अलंकार अगर देखें तो जनु, जब वो कहते हैं कि मानो फुलवारी ही चली आ रही हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। सखियों की जहां तुलना की गई है वहां मालोपमा या आप उपमा अलंकार कह सकते हैं। और कई जगह ऐसे हैं जहां शब्दों की आवृत्ति है, वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे आप अगर देखें, कोई कूजा, कोई कदम, इन शब्दों को जहां पर एक ही वर्ण बार बार आया है वहां अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। इस प्रकार इस छंद में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से नायिका पद्मावती के साथ सखियों के जाने का चित्रण किया है। और ये एक उत्साहपूर्ण और कह सकते हैं गतिशील चित्र है जो कवि ने अंकित किया है। धन्यवाद।